हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट जो कि एलपीजी रिफॉर्म का होगा, जहां पर हमने देखा था कुछ पॉजिटिव इफेक्ट क्या किसका भाई, एलपीजी रिफॉर्म का है कि नहीं। हमने देखा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग नेगेटिव जो इम्पैक्ट है या नेगेटिव जो रोल है वो एक तरीके से देखेंगे एलपीजी का, जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ डिमोनेटाइजेशन के बारे में देखेंगे और जीएसटी के कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए लास्ट पार्ट आज हम लोग खत्म करते हैं। इसमें सबसे पहले है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव इफेक्ट का मतलब सिंपल सी बात है कि हर एक चीज जो होता है इन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो हमने पॉजिटिव समझ लिया, नेगेटिव समझते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव का में सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई? नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब नेग्लिजेंस ऑफ एग्रीकल्चर, है कि नहीं। हमने जैसा देखा था कि 1950 में जो था 1950 में जो था वो हमने एक तरीके से क्या देखा था। 1950 में जो था जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, और प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाने के बाद जो था उसके बाद उसका मेन फोकस क्या था? 5 ईयर प्लान को रेगुलेट करना। ठीक है, और वो 5 ईयर जो प्लान है वो रेगुलेट में अगर देखा जाए तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसमें एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था, है कि नहीं। हमने बात किया था भाई। और उसके बाद जो है वो इंडस्ट्री पर शिफ्ट हो गया, फिर टर्सरी पर शिफ्ट हो गया, फिर हमने एग्रीकल्चर पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया इन कंपेयर टू फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, जिसके वजह से एक तरीके से एलपीजी रिफॉर्म में जो अगर मेन मोटो देखा जाए उस पर फोकस होना चाहिए था ना एग्रीकल्चर पर, लेकिन एलपीजी रिफॉर्म में एग्रीकल्चर पर फोकस ना के बराबर दिया गया। तो एक तो हमने यहां दिया, ऊपर से ग्रीन रेवोल्यूशन दिया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने किया भाई एग्रीकल्चर फोकस करने के लिए। लेकिन जब 1991 का रिफॉर्म हुआ तो उसमें हमने ज्यादातर इंडस्ट्री और जो सर्विस सेक्टर पर फोकस करा, एग्रीकल्चर पर हमने फोकस नहीं करा। ठीक है, जो कि करना चाहिए था। अगर 1991 में कुछ पॉलिसी लेकर आते जिसके वजह से हो सकता था कि एग्रीकल्चर और भी हमारे देश में चुस्त और तंदुरुस्त होता। ठीक है, तो अगर दूसरा देखा जाए अनइवन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ समय तक हुआ बहुत तेजी से, उसके बाद धीरे धीरे कर वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ। इसका मतलब अगर देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रजिस्टर्ड अनइवन ग्रोथ ड्यूरिंग दिस period and the cheaper import have decreased and the demand for the domestic industrial goods। इसका मतलब क्या? चीपर इंपोर्ट हैव डिक्रीज्ड। तो चीपर इंपोर्ट था वो एक तरीके से डिक्रीज हो गया। क्यों भाई? डिक्रीज द डिमांड फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल गुड्स। अब समझो कि जब आप इंपोर्ट करते हो चीप प्रोडक्ट का, उसके वजह से क्या होता है भाई कि जो हमारी इंडस्ट्री जो थी इंडियन इंडस्ट्री वो सही तरीके से पनप नहीं पाई। ठीक है, जो कि होना चाहिए था। लेकिन जस्ट इसका उल्टा देखने को मिलता है कि चाइना जो है यहाँ बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगा, या फिर हम लोग इंपोर्ट करने लगे, जिसकी वजह से इंडियन गुड्स ज्यादा महंगे हो गए और जो फॉरेन गुड्स है वो सस्ती हो गई। तो लोग ज्यादा फॉरेन गुड्स को खरीद रहे थे और हम लोग जो है अपनी सामान को नहीं खरीद रहे थे, मतलब अपने जो देश के कंपनी के द्वारा जो बनाया गया। आज भी देखो आप मोबाइल फोन देखते हो, मोबाइल फोन अगर 100 इंसान में से 5 इंसान या 3 इंसान ही इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कंपनी फोन जो है वो यूज करता है। मोटोरोला ही भाई जो इंडियन कंपनी, बाकी सैमसंग जो है फॉरेन कंपनी है। अगर एप्पल देखो वो फॉरेन कंपनी है, या फिर जो लावा भी था, हाँ लावा भी है अभी भी, और अभी कुछ एक और आया है उसको हम लोग क्या, पोको वगैरह, वो सब कुछ इंडियन कंपनी। लेकिन कितने हाथों में? ज्यादातर हाथों में अगर देखो तो आईफोन है या सैमसंग देखने को मिलता है, या फिर रेडमी या फिर वीवो, ये सब चाइना के हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 90% जो फोन है वो एक तरीके से जो है वो आपको देखने को मिलेंगे फॉरेन कंट्रीज के हैं। ठीक है, तो एक तरीके से डेटा भी तो फॉरेन कंट्रीज जा रहा होगा। ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर उतना ज्यादा, अगर उस समय और भी अच्छे से कर लिया गया होता, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लिया होता, तो एक तरीके से हो सकता था कि फोन जो है वो अलग अलग कंपनीज यहाँ पर भी खुल सकती थी, जो कि नहीं हो पाया। ठीक है, ये बात याद रखना है। फिर आगे आ जाए लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से क्रिएट करना चाहिए था, जिस तेजी से बढ़ना चाहिए था, उस तेजी से नहीं बढ़ पाया। ये भी एक तरीके का ड्रॉबैक देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि भाई क्यों नहीं, आप सोचो, हमने सोचा कि भाई एग्रीकल्चर से, हमने पहले भी सोचा था कि एग्रीकल्चर से लोगों को शिफ्ट करके किस में लाएंगे? इंडस्ट्री में। अब हम लोग इंडस्ट्री में बोल तो रहे थे, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री में हमारे यहाँ उतना ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा था,
जिसकी वजह से हमारे देश में उतने ज्यादा इंडस्ट्री नहीं खुल पाए। ठीक है, खुले भी तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो एक तरीके से वहां पर नहीं दिखा। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद फेलियर ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी सरकार की वो फेलियर रही। मतलब अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया, सरकार ने बहुत सारी कंपनी को बेचा, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक तरीके से, जिस तरीके से बेचना चाहिए था बेचा, ठीक है, थोड़ा बहुत फायदा किया, लेकिन उतना ज्यादा फायदा नहीं किया जितना सरकार ने सोचा था। ठीक है, तो ये भी बात है। फेलियर ऑफ फिस्कल पॉलिसी, सरकार जो है वो कर्ज, डेट को भी एक तरीके से मैनेज करने में नाकाम रही थी उतने हद तक। ठीक है, कुछ हद तक रही, मतलब देखो कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन जितना सोचा गया था उतना नहीं हो पाया। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जो डिजायर्ड रिजल्ट, जैसे कि अगर देखा जाए टैक्स इविजन, टैक्स इविजन का मतलब टैक्स की चोरी आज भी एक तरीके से हो रही है। तो जब आप एक तरीके से फिस्कल पॉलिसी मजबूत कैसे होगी सरकार के, जब सारे लोगों को आप एक तरीके जो भी एलिजिबल है टैक्स के लिए, उनको आप टैक्स के लिए मना पाओ, या उनसे आप टैक्स ले रहे हो, इसका मतलब आपने सही से पॉलिसी नीति को अपनाया है, लेकिन वो नीति एक तरीके से फेल हो गई थी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, जो ग्रोथ का प्रोसेस था वो कंसंट्रेट कर लिया गया, और जनरली किस पर कंसंट्रेट किया गया, सर्विस सेक्टर पर। मतलब सर्विस सेक्टर को दिखा भाई कि हमारे देश में जो लेबर बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत भी स्किल सिखा दो तो वो सर्विस सेक्टर में, कॉल सेंटर में यहाँ काम करें वहां काम करें, और उससे ग्रोथ हो सकता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप में छूट गया। तो हमने क्या किया, ग्रोथ हैज बीन कंसंट्रेटेड ओनली ऑन द सिलेक्टेड एरियाज इन द सर्विस सेक्टर सच एज टेलीकम्युनिकेशन पर, फाइनेंस पर, आईटी पर। आईटी पे बहुत ज्यादा हम लोगों ने ग्रो किया। ठीक है, आज देखो लगभग अगर सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर कोई बंदा काम कर रहा होगा, कहीं पर भी काम कर रहा होगा देश दुनिया में, कहीं से भी, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें 50 to 45 मतलब 40 to 50% लोग इंडियन देखने को मिलते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर हमारा इस तरीके से ग्रो किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इंटरटेनमेंट पर हमने फोकस करा, ट्रैवल पर फोकस करा, हॉस्पिटैलिटी पर। कौन हॉस्पिटैलिटी मतलब जो होटल्स वगैरह जो खुले, रेस्टोरेंट वगैरह जो खुले, मतलब रेस्टोरेंट नहीं आता है खैर इसमें, जो होटल्स वगैरह जो इंक्रीज हुआ, जिसके वजह से हाँ टूरिज्म को, हाँ हॉस्पिटैलिटी कैसी है, हम उसको रहने और सहने का कैसे वो चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, वो चीज अपने आप में ही बढ़ी। और देखो टूरिज्म भी हमारे देश में बढ़ा है भाई, पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा फॉरेनर्स जो है हमारे देश में आकर घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम पैसों में आकर घूमकर आप चले जा सकते हैं। ठीक है, जिसके वजह से मतलब सारी चीजों में क्या है, सर्विस का रोल ज्यादा है इन कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है वो एक तरीके से पीछे छूट गया। तो ये एक तरीके से ड्रॉबैक देखने को मिलता है किसका, किसका भाई, एलपीजी रिफॉर्म का। समझ में आ गया, 5 ड्रॉबैक जरूर याद रखना और 5 बेनिफिट जरूर याद रखना है। अब आते हैं डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। अपने आप में डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, आपको पता ही है भाई, हाल ही में जो है कुछ सालों पहले जो है वो नोटबंदी हुआ था, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नोटबंदी। क्लियर, डिमोनेटाइजेशन। तो वहां पर इंडिया फेस्ड द फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन। हमारे देश में पहला जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो 1946 में। अब हमारा देश आजाद होने वाला था भाई, तो उसके पहले जो है वो एक तरीके से डिमोनेटाइजेशन करना जरूरी था, क्योंकि हम अपना रुपया लाएंगे ना फिर उसके बाद। उसके पहले तो ब्रिटिश करेंसी चल रही थी, वहां ब्रिटिश के क्वीन का या फोटो वगैरह या राजा महाराजा का फोटो पहले हुआ करता था। तो अब धीरे धीरे एक तरीके, क्योंकि इंडिया आजाद हो चुका था तो इंडिया का अपनी करेंसी होगा, इसी वजह से 1946 में सबसे पहली बार डिमोनेटाइजेशन किया गया। सेकंड 1978 में किया गया, इंदिरा गांधी जी के पीरियड में। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने डिमोनेटाइजेशन करा था भाई, जिसके तहत वहां भी बोला गया था कि देखो जनरली जो डिमोनेटाइजेशन किया जाता है, नोटबंदी जो किया जाता है, उसका मुख्य वजह क्या है, या तो लोग नकली नोट छापने लगे हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा नकली नोट मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, या फिर जो जो पैसा है वो एक तरीके से करप्शन में जा रहा है, या फिर फंडिंग में जा रहा है, किसमें, टेररिज्म, टेररिस्ट को फंड करने में जा रहा है। तो हाँ, तो एक तरीके से जो बड़े नोट होते हैं उसको बंद करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बड़ा नोट जो होता है, आप इतना बड़े जो 2000 का नोट है उसमें 4-5 लाख रुपया करके आराम से ले जा सकते हो। लेकिन जब 100 रुपया का नोट रहेगा, 500 रुपया का, आपको बहुत लार्ज क्वांटिटी चाहिए होगा या फिर बहुत लार्ज स्पेस चाहिए होगा उस पैसे को ट्रैवल करने के लिए, जिसके वजह से डिमोनेटाइजेशन किया जाता है जनरली। तो करप्शन को कम करने के लिए, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके लिए, ठीक है, जो अपना पैसा भर भर के घर पे रखे हुए हैं कैश में उनके लिए, जबकि जो है आपको 2 लाख रुपए ज्यादा कैश पैसा घर पर रखने का अलाउड नहीं है। अगर 2 लाख रुपए ज्यादा कैश अगर दिख गया आपके घर में, और अगर किसी सरकारी कौन बोलते इनकम टैक्स जो ऑफिसर वाले वगैरह का छापा पड़ गया, तो आप एक तरीके से जेल का हवा भी खा सकते हैं। ठीक है, हाँ, 2 लाख रुपए ज्यादा कैश आप घर पे नहीं रख सकते, आप चाहे 1 करोड़ रुपए बैंक में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपने ही पैसे,
ठीक है, अब अपना पैसा अगर आपको डर नहीं है तो आप बैंक में रखिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ नहीं है। वुमेन्स के लिए क्या एक्सेप्शन है? पैसे रुपए में कोई एक्सेप्शन नहीं, नहीं नहीं है, नहीं है। वो अलग चीज है, ज्वेलरी वगैरह अलग चीज है, इसमें नहीं है। ये कैश पैसा, कैश मतलब समझ रहे हो, नोट। कोई वुमेन नहीं, वुमेन 7 लाख रुपए रखे और मेन 2 लाख रुपए रखे, ऐसा कैसे? नहीं नहीं, उसमें नहीं हो, किसी दूसरे केस में तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बात समझ के चलना है। द रीजन, अच्छा होता है तो हम देख लेंगे, दिखा देंगे, है कि नहीं। द रीजन वॉज टू कॉम्बैट द ब्लैक मनी, ताकि जो ब्लैक पैसा क्या बोलते हैं भाई? वैसा पैसा जो बैंक खाते से होकर ना गुजरा हो। इसका मतलब वो पैसा कौन सा है? जैसे तुमने अगर मेरे को फीस दिया कैश में और मैंने उस पैसे को जमा नहीं किया, ठीक है, तो एक तरीके से वो अभी तक क्या है? ब्लैक मनी है। हाँ, सोचो, अब मैंने उस पैसे से अपना कुछ मतलब गाड़ी खरीद लिया, कुछ खरीद लिया, तब एक तरीके से वो पैसा वाइट हो गया, क्योंकि हमने गाड़ी खरीदा तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट गया। लेकिन उस पैसे को हम कहाँ यूज कर रहे हैं वो हम कभी बता ही नहीं रहे हैं। मान लो कि हमने कहीं उल्टे पुल्टे कसिनो में चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, उसमें खर्च कर दिया, जिसमें कोई रिसीट नहीं लिया हमने, ना कोई रिसीट लिया, ना कुछ किया। ठीक है, अब ऐसे हमने खर्च कर दिया, तो सरकार को पता है क्या? नहीं ना, नहीं ना। सरकार के पास कैसे पता चलेगा कि मेरे पास रुपया आया? जब तक बैंक में नहीं जाएगा। तो सोचो ना, तुम्हारे खाते में जब तक पैसा नहीं जाएगा तब तक कैसे पता चलेगा सरकार को कि तुम्हारे पास पैसा आया है? तुमने मेरे को फीस दिया, तुम्हें पता है, जब तक तुम सरकार को नहीं बताओगे तब तक वो नहीं जानेगा। और उसके लिए भी तुम मेरा जो यहाँ रिसीट काटते हैं वो दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसका एक बहुत बड़ा जाल होता है जो धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो एक तरीके से फैलाए हैं। आज भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो कैश में डील करते हैं। और कैश में डील करने में क्या होता है कि आप टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हो। जब आप बैंक के थ्रू सारे डील करते हो तो बैंक सारा आपकी ट्रांजेक्शन पर नजर रख रहा है, तो आप वहां चोरी टैक्स का नहीं कर सकते हैं। तो जनरली कैश वाला पैसा वैसे भी खतरनाक होता है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए। तो 8 नवंबर 2016 में जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो आए भाई टीवी के सामने, उन्होंने बोला भाई और बहनों, उसके बाद आज के बाद जो है 500 और 1000 रुपए का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। हाँ, पुराना लीगल टेंडर का मतलब क्या हो गया? हाँ, कि वो अब सरकार उसको मान्यता नहीं दे रही है। उसके बाद नया करेंसी आया भाई, ठीक है, नहीं वो तो अलग बात है, वो तो अलग फियाट और लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर मनी रहने का मतलब है कि फियाट अब वो नहीं रहा, मतलब सरकार उसको लीगली एक्सेप्ट नहीं करेगी। और सरकार अगर लीगली एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आप दुकानदार एज ए दुकानदार तो एक्सेप्ट करोगे नहीं, क्योंकि आपको जमा करना है बैंक में, अब बैंक सरकार के अधीन है, तो आप सरकार को एक तरीके से वो पैसा एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं। तो 8 नवंबर, ये याद रखना कि डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को हुआ था। इंडिया विटनेस अ थर्ड फेज ऑफ डिमोनेटाइजेशन वेयर 500 and 1000 जो करेंसी नोट्स विद इमीडिएट इफेक्ट जो है वो बैन हो गया था। और किनके द्वारा अनाउंस किया गया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। विद बैनिंग 500 and 1000 नोट्स, ठीक है, 1000 जो करेंसी नोट्स, द कंट्री मूव्ड वन स्टेप टुवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन। अब वही बोला जाता है कि कुछ हुआ ना हुआ, करप्शन रुका ना रुका, उसके बाद जो लोग थे वो धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है होना देखना। उसके बाद 2016 के बाद ही ये यूपीआई वगैरह, पेटीएम वगैरह जो है वो आना शुरू हुआ, देख रहे। तो उसके एक पहला कदम था। अगर कोई बोलेगा कि डिमोनेटाइजेशन से सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो क्या पड़ा भाई, तो डिजिटलाइजेशन हुआ, ठीक है। डिजिटलाइजेशन मतलब ज्यादातर लोग जो है अपना करेंसी जो है, अपना पैसा है, वो बैंकिंग के थ्रू जो है अपनी ट्रांजैक्शन को करना शुरू किया, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी हमारी इकोनॉमी के लिए। यूपीआई जैसी जो फैसिलिटी है ना वो हमारे देश में ही है, अन्य देशों में नहीं है। मतलब एक यूनिक चीजें हैं जो एक तरीके से आरबीआई या फिर और सारे जितने भी पेमेंट इंडस्ट्री वाले लोग हैं उन्होंने इजाद करा है। तो इतना आईटी आज भी हमारे देश में मजबूत है कि इतने अच्छे तरीके से वो पनप पाया है। इतना लार्ज जो है उसमें देखो ट्रांजेक्शन फट से जा रहा है, 1 सेकंड में जा रहा है, दूसरे खाते में 1 सेकंड में आ रहा है, देख रहे हो। तो ये सब चीजें हैं। तो ये अपने आप में इन द एज वेयर द ऑलमोस्ट एवरी पर्सन यूजेस अ मोबाइल फोन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन वॉलेट वाला, पहले वॉलेट का सिस्टम आया था, पहले ऐसा यूपीआई वाला सिस्टम तो नहीं था, पहले वॉलेट आया, फिर हाँ पेटीएम वॉलेट में पैसा जमा करो पहले अपने खाते से, फिर अपने वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हो। आप तो डायरेक्ट खाते से कटता है, देख रहे हो कितना कैसे चेंज हुआ। पहले आपको खाते से आप फोन पे या फिर पेटीएम के वॉलेट में डालना पड़ता था, फिर वॉलेट से खर्चा करते थे, हाँ बैंक में। उसके अब क्या है, एक तरीके डायरेक्ट बैंक से कटता है, ठीक है, वॉलेट की जरूरत नहीं होती है। तो ये चीज हो गया। ऊपर से क्या हो गया, फोन भी बहुत सारे लोगों के पास था, जिसके वजह से
जो है अपने आप ही डिजिटलाइजेशन होता चला गया, और जो ट्रांजेक्शन आज देखो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है यूपीआई के थ्रू हो रहा है, ठीक है, अब हर जगह है लगभग, ठीक है। तो ऑनलाइन वॉलेट मतलब क्या होता है, रेफर्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट अलाउज द इंडिविजुअल टू मेक अ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करने में मदद करते थे, ठीक है। यहाँ देखो भाई, ऑब्जेक्टिव मेन मकसद क्या था, मेन मकसद क्या था डिमोनेटाइजेशन के, मतलब डिमोनेटाइजेशन जो किया गया उसके पीछे उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सबसे पहले इट इज एन अटेम्प्ट टू मेक इंडिया करप्शन फ्री, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ भाई। ये करप्शन फ्री हो जाएगा, सारे लोग नए पैसे आएंगे तो सब अपना खाते में रखेंगे, चोरी नहीं होगा, ये नहीं होगा, करप्शन नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन वो करप्शन अभी भी हो रहा है। तो एक तरीके से मेन एम ये था करप्शन फ्री बनाना। दूसरा कि भाई कर्व मतलब ब्लैक करेंसी को, ब्लैक मनी को खत्म करना, ठीक है, जो काला धन था उसको खत्म करना। थर्ड जो था टू कंट्रोल द एस्केलेटिंग प्राइस राइज, जो प्राइस बहुत ज्यादा हो गया था मार्केट में, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया था, उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। टू स्टॉप द फंड फ्लो फॉर द इलीगल एक्टिविटी, जो कि टेररिज्म को फंड किया जा रहा था, उन सब सारे फंडिंग को एक तरीके से रोक दिया जाए जो कि बॉर्डर पार से हो रहा था, ठीक है, ये सब चीजें। टू मेक द पीपल अकाउंटेबल फॉर एवरी रूपी दे पोजेस एंड पे द इनकम टैक्स रिटर्न, कि सारे लोग जो हैं, जो लोग इनकम टैक्स भरने के दायरे में आ रहे हैं वो लोग इनकम टैक्स भरें, ठीक है, ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव था। टू मेक अ कैशलेस सोसाइटी, बहुत, ताकि हमारा जो इंडिया है वो एक डिजिटल इंडिया क्रिएट हो पाए। तो ये कुछ 5 और 6 हैं, इसमें से 4-5 याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 ऑब्जेक्टिव की क्या डिमोनेटाइजेशन जो 2016 में किया गया 8 नवंबर को, उसके पीछे क्या मकसद था, किसका, सरकार का। क्लियर हो गया भाई। आगे देखो, अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब आते हैं जीएसटी के ऊपर। अब जीएसटी देखो, जीएसटी कब आया भाई, देखो 1 जुलाई 2017, देख रहे हो। सरकार, ऐसी बात नहीं कि सरकार बेवकूफ है कि पहले ये तो कर सकते थे ना, पहले जीएसटी रिफॉर्म तो कर सकते थे ना, लेकिन पहले क्या करा, पहले नोटबंदी करी, मतलब डिमोनेटाइजेशन करा। नोटबंदी करने के बाद जो है फिर जीएसटी में कुछ चेंजेस वगैरह किया गया। तो अगर देखा जाए जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विस सोल्ड फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इट इज पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर के द्वारा पेड तो किया जाता है, लेकिन ये एक तरीके का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। हमने गवर्नमेंट बजट में ही पढ़ा भाई, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हम कंपनी को देते हैं, लेकिन देते हम ही लोग हैं, हम कंपनी को देते हैं, हमने बिस्किट खरीदा, हमने पैसा किसको दिया भाई, कंपनी को, और कंपनी उसका जो टैक्स है वो एक तरीके से किसको पे कर रही है, गवर्नमेंट को। लेकिन इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट हमारे खाते से ही करता है, ठीक है, हमने कुछ पैसा कमाया, ठीक है, इनकम, तो वो जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स जो कि हमारे खाते से डायरेक्ट करता है, और वो इनकम टैक्स उसका एग्जांपल है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, हाउएवर इट इज रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द बिजनेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड्स अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विस बिकता है उतना ज्यादा जो है गवर्नमेंट को क्या होता है, फायदा होता है, क्योंकि उतना ज्यादा जीएसटी जो है बिजनेसेस जमा करते हैं कहां पर, सरकार के पास। तो एक तरीके से हर कार में, हाँ, मतलब जो महंगी महंगी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें तो टैक्स खूब भर भर के लेते हैं, जैसे अल्कोहल में टैक्स भर भर के, ठीक है, जो नशीली पदार्थ है, सिगरेट है, ये सब सारे जो है उन पर जो भर भर के है, ठीक है। तो सोचो ना, जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विस बनेगा या बिकेगा उतना ज्यादा सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जीएसटी के पीछे रिफॉर्म करने का इसका भी एक बहुत बड़ा कारण था। जीएसटी हैज बीन डिफाइंड कौन से आर्टिकल में किया गया, 366(12)A में, ठीक है। तो ये याद मत रखना, ये याद रखना 366 में जीएसटी के बारे में डिस्कस किया गया। अगर आएगा तो 1 नंबर में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन ये डेट जरूर याद रखना कि 1 जुलाई 2017 को जो था वो एक तरीके से इंप्लीमेंट किया गया जीएसटी को। कौन सा अमेंडमेंट किया गया, 101st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल है ना, तो उसमें 101 जो है उनको एक तरीके से अमेंड किया गया, और उसको अमेंड करके जो है 2017 में जीएसटी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको ये बोला गया कि ये 1 नेशन 1 टैक्स है, 1 नेशन 1 टैक्स, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका मोटो क्या था भाई, 1 नेशन 1 टैक्स। जैसे भी बोला जा रहा है ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि भाई एक ही साथ पूरा देश का इलेक्शन हो, खास करके स्टेट और सेंटर का, मतलब पीएम और सीएम का इलेक्शन साथ में हो, या फिर हम लोग दूसरे तरीके से बोले कि एमएलए और एमपी का जो इलेक्शन है वो साथ में हो,
ठीक है, तो वो सब तो पढ़ने की बात आपको है नहीं भाई, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्या था, सेम उसी तरीके से डिमोनेटाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, क्या क्यों किया भाई, सेम उसी तरीके से यहाँ भी देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी टू एलिमिनेट द क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट बिटवीन द गुड्स एंड सर्विस। पहले क्या था कि भाई बहुत खजर पजर था कि कोई गुड्स पर ज्यादा लग रहा है, कोई गुड्स पर कम लग रहा है, कोई गुड्स पर ये लग रहा है, कोई सर्विस पर ये लग रहा है, तो जिसके वजह से क्या होता था, लोग जो थे परेशान हो जाते थे, टैक्स देना होता था तो वो बोलते थे इतने झंझट में क्यों पड़े। आप सिंप्लीफाइड कर दिया कि भाई आपको जीएसटी भरना, चाहे आप गुड्स बना रहे हो या फिर सर्विस दे रहे हो, आपको सिर्फ जीएसटी भरना है। अगर एजुकेशन है तो आपको 28% जीएसटी देना है, आपको ये है तो 18% देना है, ये है तो आपको 12% देना है। ऐसे करके सारी चीजों में, मतलब एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, ठीक है, वो अभी अलग अलग, अभी अभी हाल ही में क्या किया जीएसटी में, जीएसटी क्या किया गया, जीएसटी कम कर दिया गया, ठीक है, बहुत सारे। इसका मतलब जब जीएसटी कम होता है तो चीजों का प्राइस कम होता है, चीजों का प्राइस कम होता है तो लोग ज्यादा उसको खरीदते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो डिस्प्यूट था गुड्स एंड सर्विस के बीच में, वो एक तरीके से खत्म कर दिया गया और एक जीएसटी नाम ला दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, खत्म। अब बोल दिया भाई ऐसे सर्विस पर इतना टैक्स लगेगा, ऐसे सर्विस पर इतना टैक्स लगेगा, खत्म कर दिया गया, ठीक है। टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्स रेट एंड ऑटोमेटेड कॉम्प्लायंस, और एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया जाए जहां पर लोग जो है आराम से जाकर अपनी टैक्स की, हम कौन से टैक्स कैटेगरी में आ रहे हैं उसके हिसाब से वो टैक्स चार्ज कर सकते हैं अपने कस्टमर से, ठीक है। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्रॉस द वैल्यू चेन एंड अवॉइड अ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो दुष्प्रभाव जो पड़ता था पहले, बहुत सारे कंफ्यूजन जो होता था, उन सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया। पहले बहुत लफड़ा था, अगर मान लो एक कंपनी है 4 प्रोडक्ट बना रही है, तो 4 प्रोडक्ट बनाती थी तो भाई इसका कुछ अलग चार्ज, अलग टैक्स था, इसका कुछ अलग टैक्स था, इसका कुछ अलग था, इसका कुछ अलग था। अगर कोई पीएस साबुन बना रहा है तो उसका अलग टैक्स, अगर मार्गो साबुन बना रहा है उस पर अलग टैक्स, अलग अलग तरीके से, मतलब क्वांटिटी अलग अलग तरीके से टैक्स है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन देखने को मिलते थे। लेकिन जीएसटी आने के बाद नहीं बोला, साबुन जितने भी साबुन है भाई, सारे साबुन पे इतना टैक्स लगेगा, जितनी भी वॉशिंग मशीन है वो इतना लगेगा, ठीक है। तो ऐसे से करके चीजों को एक तरीके से वेरीफाई किया गया। टू इंश्योर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि भाई आराम से कोई भी अगर जीएसटी फाइल करना चाहती है, रजिस्ट्रेशन करा सके, अपना फाइल रिटर्न, मतलब जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न की टैक्स वगैरह भरने के लिए ज्यादा परेशानी ना झेलना पड़े, तो उसके लिए जो है वो चीजों को थोड़ा सा तंदुरुस्त किया गया। उसके अलावा क्या किया गया भाई, टू हार्मोनाइज द टैक्स बेस, टैक्स बेस को एक तरीके से कम किया गया, जो बहुत ज्यादा टैक्स लगता था अब उस टैक्स के रेट को कम किया गया। उसके बाद मिनिमाइज द टैक्स रेट स्लैब एंड प्रिवेंट द अनहेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन को भी खत्म किया गया भाई। एंड टू इंश्योर द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अब आराम से हुआ कि आप स्टेट 1 या 2, पहले क्या होता था समझो इधर, अगर मान लो कि अगर उत्तराखंड से अगर बंबई या मुंबई जो है कोई सामान जाना था, तो उत्तराखंड में भी टैक्स देना पड़ता था और मुंबई में भी टैक्स देना पड़ता था। अब क्या हुआ कि उत्तराखंड प्रोड्यूस चाहे कहीं भी हो, अगर वो बिका है मुंबई में, अगर ये सामान मान लो कार बना उत्तराखंड में, लेकिन वो कार यहाँ बिका नहीं है, तो टैक्स बिका कहां पर है, यहाँ पर, तो मुंबई में बिका है तो यहाँ जो है वो टैक्स दिया जाएगा एक जगह, हाँ जो भी है, जो कौन सा हाँ वहीं पर टैक्स लगेगा। ये नहीं था पहले, क्या था जब जीएसटी नहीं था तो यहाँ पर भी अलग अलग टैक्स लेते थे भाई सरकार, फिर यहाँ भी टैक्स लेते थे सरकार, जिसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन और उसको जोड़ घटा में बड़ी दिक्कत होता था, इसीलिए टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती थी। अब क्या बोलेगा, जहां सामान बिकेगा वहीं पर टैक्स कलेक्ट होगा, टैक्स। अब ये कंपनी बोली, अभी कंपनी कैसे सीट बनाएगी, अभी 1 मिनट आता हूँ सवाल पर। अब जैसे कंपनी बोली कि भाई उत्तराखंड में मैंने 4 कारें बेची, तो 4 कार पर कितना टैक्स लगा, उत्तराखंड में क्या टैक्स का सिस्टम है भाई बताओ, स्टेट वाला और सेंट्रल वाला, उसके हिसाब से यहाँ पर टैक्स एक साथ आ गया। सेम उसी तरीके से मुंबई में ये कंपनी ने कितना बेचा, वो पहले बहुत लफड़ा होता था, यहाँ वहां बहुत सारे टैक्सेस थे। अब बताओ सेंट्रल जीएसटी, जैसे आप खाना खाते हो रेस्टोरेंट में, तो जब रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो एक तरीके से सीजीएसटी भी भर रहे हो, और आप एसजीएसटी भी, एसजीएसटी, एक और जीएसटी होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। सीजीएसटी होती है अगर सिर्फ सेंटर का टैक्स लग रहा है, ठीक है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर टैक्स लग रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स लगा रही है। अब स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है तो एसजीएसटी, अगर दोनों एक साथ ही टैक्स लग रहा है तो आईजीएसटी। तो ये अलग अलग कैटेगरी है जो टैक्स सिस्टम में आगे चलकर पढ़ोगे तुम लोग पूरा डिटेल में, जब आप लोग एमकॉम करोगे या फिर बीबीए करोगे तो पूरा टैक्स सेशन का एक किताब ही है, तो उसमें पूरी चीजों को समझोगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारे कौन से, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होगा वो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको समझ के चलिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल